छत्रपती शिवरायांनी अफजल खानाचा वध जेव्हा वाघनखांनी केलेला होता, अंग्रेजों ने अपने रूल के दौरान सब इंग्लैंड में कटी। शिवाजी महाराज के हाथ का वो बागला। Yeah, they did steal from us. UK has so many of India's richest and most valuable assets. आज से लगभग 400 साल पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत की सुवर्ण संपत्ति का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर को मुगलों ने 17 बार लूटा था। केरला में मौजूद पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7 दरवाजों में से 6 दरवाजों को खोला गया, तब उससे 1,32,000 करोड़ का खजाना भारत सरकार को प्राप्त हुआ। लेकिन उस समय सबसे ज्यादा सोने की खदानें तो अफ्रीका में मौजूद थी। फिर भी ये सोने की चिड़िया का किताब भारत के पास ही कैसे आया? क्योंकि भारत उस समय में जापान, अमेरिका और चीन से निर्यात के मामले में बहुत ज्यादा आगे था। उस समय में भारत में मसाले और सिल्क को बाहर निर्यात करके उसके बदले में सोने और चांदी के आभूषणों को आयात किया जाता था। तो ये रही भारत की बात। लेकिन उसी दौरान ब्रिटेन की इकोनॉमी कुछ खास तरह से नहीं चल रही थी। उस समय ब्रिटेन के समुद्री लुटेरे स्पेन, पुर्तगाल के व्यापारी जहाजों को लूटकर संपत्ति कमाते थे। और ऐसा ही एक ब्रिटेन व्यापारी राल्फ फिच हिंद महासागर, दक्षिण पूर्व एशिया, मेसोपोटामिया की यात्राएं कर रहा था। तब उसे भारत की विशाल संपत्ति के बारे में पता चला और उसी जानकारी के आधार पर ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने भारत की ओर कॉलोनाइजेशन की नींव रखी और साल आया अगस्त 1608। कैप्टन विलियम हॉकिंग ने भारत के सूरत बंदरगाह पर ईस्ट इंडिया कंपनी आने का ऑफिशियली ऐलान कर दिया। जब बाद में जाकर मुगल बादशाह अकबर का बेटा यानी कि जहांगीर जब बादशाह बना, तब ब्रिटेन के राजदूत थॉमस रो ने जहांगीर से व्यापारिक समझौता पाने के लिए उसे मूल्यवान वस्तु देना चालू कर दिया। और ये सब लगातार 3 साल तक करने के बाद जहांगीर ब्रिटेन के साथ व्यापारिक समझौते के लिए मान गया। और यही थी सबसे बड़ी भूल, क्योंकि उस समझौते के अनुसार ब्रिटेन के व्यापारी भारत के बंदरगाह को खरीदने तथा बेचने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बदले में ब्रिटेन को विदेशी उत्पादनों को भारत को कम दाम में बेचने का तय किया गया। लेकिन असलियत में उस समय ब्रिटेन में बनता ही क्या था? कंपनी भारत से चाय और सूत को खरीद के विदेशों में महंगे दामों पे बेचती थी। और ये सब कुछ चलता रहा 1707 मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु। और उसी दौरान ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति की वजह से उनकी सेना तकनीकी तौर पे बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। तो उसके बाद उनका लक्ष्य बना बंगाल, जो विश्व में जहाज निर्माण और कपड़े का सबसे बड़ा केंद्र था। तब उस समय में बंगाल का नवाब सिराज उद दौला था, जिसने कंपनी के विस्तार पे बंगाल में पाबंदी लगा दी। और 23 जून 1757 ब्रिटेन की सेना ने नवाब को हराकर मीर जाफर को बंगाल का नया शासक बनाया। इसके बदले में कंपनी बंगाल से कम दाम में सामान खरीदकर अधिकतम दाम में विदेश में भेजने लगी और इसी वजह से मीर जाफर का खजाना समाप्त होने लगा। इसलिए उसने डच सेना की मदद ली और कंपनी के साथ ही युद्ध किया, जिसमें फिर से कंपनी ने ही युद्ध में बाजी मार ली। मुगलों पर नियंत्रण करने के बाद अंग्रेज मराठा समाज को नियंत्रित करना चाहते थे, क्योंकि उन पर कब्जा करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि थी, जहां पर सारे मराठा लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार और धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान से प्रेरित थे। जैसे मुगलों ने धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज को उनके रिश्तेदारों की मदद से छल कपट से पकड़ा था, वैसा ही अंग्रेजों ने पानीपत की लड़ाई में किया। और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एकाधिकार स्थापित कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक हेनरी टकर के अनुसार कंपनी को भारत को एक औद्योगिक देश से एक कृषि देश बनाना था, जिससे वो उनके वस्तुओं को भारत में एक महंगे दामों पे बेच सकेंगे। क्रूरता की बात तो ये है कि ब्रिटिशों ने लगाए हुए बेबुनियाद करों के कारण आम जनता कुपोषण और बीमारी के कारण मक्खियों की तरह मर रही थी। भारतीय इकोनॉमिस्ट उत्साह पटनायक ने दी गई रिपोर्ट के मुताबिक 1765 से लेकर 1938 तक ब्रिटिशों ने भारत से लगभग 45 ट्रिलियन US$ यानी 3,600 लाख करोड़ रुपए लूटे। लूट में शामिल थी हमारी देवी देवताओं की अनमोल मूर्तियां और हमारे वीरों की तलवारें और आभूषण। ये लूटे हुए सारे आर्टिफैक्ट ब्रिटेन के विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम में रखे गए हैं। आइए जानते हैं कि इस लूट में क्या शामिल था, जिसमें शामिल है भगवान गणेश जी समेत भगवान शिव जी की नटराज मूर्ति, जो कि तमिलनाडु के तंजावर डिस्ट्रिक्ट से बरामद की गई। मध्य प्रदेश के खजुआर मंदिर से लूटी गई भगवान हरिहर की बलवा पत्थर से बनी हुई सुंदर नक्शीदार मूर्ति। भगवान बुद्ध की 2.3 मीटर 500 किलो की तांबे से बनी मूर्ति, जो कि अंग्रेजों ने बिहार के सुल्तानगंज से लूटी थी। अनुमान लगाया जाता है कि ये मूर्ति लगभग 1500 साल पहले बनाई गई होगी। साथ ही भारत के आंध्र प्रदेश के कुल्लूर खदान में से निकला हुआ अनमोल हीरा कोहिनूर,
जिसकी कीमत आज के डेट में 20 बिलियन US डॉलर है। महाराजा रणजीत सिंह का भव्य सिंहासन, उनका सिंहासन एंग्लो सिख युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने अगवा कर लिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के वाघनर। जब बीजापुर का राजा आदिल शाह दक्कन में क्रूरता से अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, तब उसके इस ख्वाब के बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज एक ढाल की तरह खड़े थे। इसलिए आदिल शाह ने अफजल खान को उन्हें मारने के लिए भेजा। अफजल खान अपने रास्ते में आने वाले गांव मंदिरें उजाड़ते हुआ वाई में जाकर पहुंचा। अफजल खान छल कपट करने वाला है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज को पहले से ही पता, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज पूरी तैयारी के साथ अफजल खान को भेंट देने के लिए पहुंचे। वो दिन था 10 नवंबर 1659। खान शामियाने में बोला, आओ शिवाजी गले मिलो। और जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान के गले मिले तो अफजल खान ने धोखे से छत्रपति शिवाजी महाराज के पीठ पर कटियार से वार किया और उन्हें दबाने की पूरी कोशिश की, पर छत्रपति शिवाजी महाराज पहले से ही इससे वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने अपनी मुट्ठी में पहने वाघनख से अफजल खान को दबोच डाला और उसका वध किया। यही छत्रपति शिवाजी महाराज के वाघनख आ रहे हैं महाराष्ट्र भारत में। बात संपूर्ण महाराष्ट्र समेत भारत के लिए गर्व की बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राजा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जनता के लिए और स्वराज्य के लिए न्यौछावर कर दी और अपने भारत के नौदल की नींव रखी, ऐसे राजा के वाघनख आ रहे हैं उनके मातृभूमि में। पर खेदजनक बात यह है कि वाघनख सिर्फ 3 साल के लिए ही भारत में आ रहे हैं और ऐसी कई सारी लूट कर ली हुई भारत की ऐतिहासिक धरोहर हमारी राष्ट्रभूमि से परे है। हम आशा करते हैं कि ये भारत की धरोहर भारत के पास वापस आ जाए। अगर आप इस बात से सहमत हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आखिर कब तक हम अपने वीरों के शस्त्र और अस्त्र से दूर रहेंगे।